जिस तरह से पिछले कुछ घंटों में हमें पता चला है कि काफी कुछ टेंशन हो गई है, फायरिंग हो गई है। ध्यान दीजिएगा कि गैल्वन में जो कि 15 जून को इंसिडेंट हुआ था उसमें भी फायरिंग नहीं हुई थी, लेकिन कल फायरिंग हो गई और चीनी सेना कह रही है कि भारतीय सेना ने की, भारतीय सेना कह रही है कि चीनी सेना ने की। चीन पर जाहिर सी बात है न केवल भारत, पूरा विश्व में कोई भी ऐसा देश नहीं है पाकिस्तान को छोड़ के जो चीन पर विश्वास कर सके। और ऐसे में काफी कुछ हो रहा है LAC पर, और अब इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ में पूरा पैनल जुड़ा हुआ है। और बड़े पैनल को हम एक बार फिर से रीइंट्रोड्यूस कर दें। हमारे साथ में ग्रुप कैप्टन वीरेंद्र झा। और इससे पहले कि हम पैनलिस्ट पर जाएं, हम आपको ब्रेकिंग न्यूज बता दें। एक लेटेस्ट अपडेट आई है, हमारी तरफ से कोई फायरिंग नहीं की गई है, ये इंडियन आर्मी ने क्लियर किया है। हम आपको वापस अपडेट कर रहे हैं। जिस तरह से कल ग्लोबल टाइम्स ने और PLA के जो वेस्टर्न थिएटर है उन्होंने ये अपडेट दी थी कि चीन ने फायरिंग झेली है, इंडियन आर्मी ने फायरिंग की है, लेकिन अब उस फायरिंग को लेकर PM और रक्षा मंत्री को अपडेट कर दिया गया है। जाहिर सी बात है, बॉल बाय बॉल सिचुएशन चल रही है यहाँ पर। आशीष, सबसे बड़ी बात यह है आशीष की LAC को लेकर के हाई लेवल मीटिंग चल रही है। घुसपैठ के लिए रोका तो चीन की तरफ से फायरिंग की गई है तो भारतीय सेना ने कहा, लेकिन PM और रक्षा मंत्री को हालात की जानकारी देने के बाद हाई लेवल मीटिंग चल रही है। हाई लेवल मीटिंग के ऐसे वक्त में इंडिकेशंस क्या होते हैं आशीष? दो होते हैं। पहला कि क्या कुछ हुआ है उसका एनालिसिस किया जाता है, दूसरा क्या कुछ आगे करने की जरूरत है उसकी तैयारी की जाती है। और जब वो PM और RM और NSA लेवल पर चले जाए, इसका मतलब साफ है कि तीनों की तीनों सेनाएं साथ में होंगी। न केवल CDS बल्कि आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयरफोर्स चीफ सब एक साथ में मिलकर अपनी अपनी स्ट्रैटेजी बताते हैं। और साथ ही साथ इंटेलिजेंस अपैरेटस भी इसमें काफी अहम योगदान निभाता है। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन इसरो और DRDO भी अपनी भूमिका बहुत ही सेंसिटिव तरीके से निभाते हैं। जी हाँ, आप ये मत समझिएगा कि नेवी केवल समंदर में है। नेवी के एयरक्राफ्ट जो बोइंग P-8 आए हैं वो लगातार ईस्टर्न लद्दाख और पूरे LAC पर नजर बनाए हुए हैं। इसरो अपना काम कर रही है सैटेलाइट्स के जरिए, DRDO अपना काम कर रहा है। सारी भारत की जो रक्षा प्रणाली की सिस्टम्स हैं, वर्टिकल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, सब अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं। और इसीलिए PM और डिफेंस मिनिस्टर के लेवल पर, NSA लेवल पर जब मीटिंग होती है तो सारे अपने इनपुट्स देते हैं। मेरे ख्याल से AK शिवाजी जी और ज्यादा अच्छे से बेहतर तरीके से इस बात को आगे बढ़ा सकेंगे। AK शिवाजी जी, जैसा कि मेरे कोलीग आशीष सिंह कह रहे हैं कि जितने भी सिक्योरिटी अरेंजमेंट के जितने भी वर्टिकल्स हैं उन सभी को ऑन कर दिया गया है। और मेरा एक ही सवाल है, क्या अगले 24 घंटे LAC पर कुछ बहुत बड़ा होने वाला है? ऐसा तो नहीं कह सकते कोई बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि देखो सिचुएशन अंडर कंट्रोल इसलिए हुई है कि जब से भारत ने साउथ ऑफ पेंगेंगसो में जो चेशुल रिज लाइन ले ली है तो पूरा चेशुल मोल्डो जो बाउल है वो हमारे कब्जे में आ गया। सारी हाइट्स हमारे पास हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम थाकुंग, ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप, रजंगला, रिचिंगला, आपका गुरुंग हिल, मगार हिल और स्पांगुर का जो गैप है जहां से चीनी आए थे 1962 में, वो भी हमारे पूरे ऑब्जर्वेशन और फायर में। तो अब चीन बुखरा गया है, तो इसने रात को क्या की है जो एक प्रकार से कोशिश, वो नॉर्थ ऑफ रजांगला जो एक हिल फीचर है उनको एक प्रकार से काबू करने की कोशिश की। वो चाहता है कि कोई भी तो फुट होल्ड मिल जाए, क्योंकि साउथ ऑफ पेंगेंगसो में हमने वी हैव गिवन हिम टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन, और हमने पूरा पलटा बदल दिया 29-30 अगस्त को। जिस प्रकार से मैंने ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप ले लिया और सारे रिज लाइन अपना, अब चीन चाहता है किसी तरीके से कोई तो उसको फुट होल्ड मिले। तो वो रात को जो शाम को 5 से 6 बजे कार्रवाई की थी वो उसी का नतीजा है। पर भारत की फौज चौकन्नी थी और भारत की फौज ने जो उनको वहीं रोक दिया और उसके बाद चीन ने फायर किया, मगर उसके बाद भारत जो थे बिल्कुल चौकन्ना था और उनको वापस जाना पड़ा। अब भारत बिल्कुल तैयार है, भारत को पता है कि चीन पे भारत किस तरीके से तैयार है। मेरे ख्याल से वॉरजोन में एक बार आशीष आपको मैं लेकर के जाना चाहूंगा। आशीष, एक बार आप वॉरजोन में मेरे साथ आ जाइए प्लीज, क्योंकि भारत की तैयारी को लेकर के हमने ये देखें हिंद की आंख, चूंकि आपने ये कहा था ना कि इसरो DRDO पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाते हैं। हमने एक 3 लेयर तैयार किया है, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर। एक लेयर को बहुत रिफाइंड और डिफाइंड तरीके से आपके जरिए समझना चाहूंगा। और सबसे पहले मैं शुरुआत थर्ड लेयर से करूंगा, जहां पर इनसेट सैटेलाइट के जरिए LAC पर नजर रखी जाती है। थर्ड लेयर क्या है?
थर्ड लेयर सबसे महत्वपूर्ण इसलिए होती है क्योंकि वो आपकी कंप्लीटली अनडिटेक्टेड होती है। मतलब चीन को या फिर किसी और देश को पता नहीं चल पाएगा कि इनसैट सैटेलाइट्स जो है उसको, और बहुत सारे उसके वर्जन्स है, बहुत सारे वेरिएंट्स है। ये कोई एक सैटेलाइट नहीं है, ये एक टाइप ऑफ सैटेलाइट है। इसके बहुत सारे हमारे पास सैटेलाइट्स ऑलरेडी अपने अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं और वो लगातार जूम करके एक एक जो हरकत हो रही है, कहाँ पर बैरक्स बन रहे हैं, कहाँ पर ट्रैक बन रहे हैं, फिंगर, वो आप ये मान लीजिए लगभग 1 स्क्वायर मीटर तक का वो जूम कर सकते हैं। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति खड़ा है तो शायद वो डिटेक्ट ना हो पाए, लेकिन अगर 3 या 4 व्यक्ति खड़े होंगे तो तुरंत ही पता चल जाएगा। सेकंड लेयर में हमें कई ड्रोन नजर आ रहे हैं। लक्ष्य है, प्यूमा है, हेरॉन है और निशांत है। हेरॉन की ताकत क्या है और बाकी जितने ड्रोन्स यहाँ पर लिखे गए हैं इनकी ताकत क्या है? देखिए, हेरॉन का इजरायली कनेक्शन है, निशांत इंडियन है, प्यूमा हमारा इंडियन है, लक्ष्य भी इंडियन है। लेकिन जो हमारे डीआरडीओ डेवलप्ड ड्रोन्स हैं ये इतनी ज्यादा उनकी रेंज नहीं हो पाई है, तो वो बहुत लिमिटेड ऑपरेशन में इस्तेमाल होते हैं। छोटे रेंज से टेक ऑफ करेंगे, छोटे रेंज पे कुछ घंटे में ही आ जाएंगे। लेकिन जो हेरॉन है ये काफी लंबे समय तक रह सकता है हवा में, और इसकी जो जूम इन और जो कैप्चरिंग कैपेसिटी है वो काफी ज्यादा है। साथ ही साथ डिटेक्शन भी ड्रोन्स का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एलओसी की बात करें, लेकिन छोटा सा एग्जांपल दूंगा 10 सेकंड का एलओसी का। आप देखते होंगे न्यूज की, पाकिस्तान ने हमारे ड्रोन गिरा दिए, वो क्लेम करते हैं, हमने उनके ड्रोन गिरा दिए, हम क्लेम करते हैं, क्योंकि ड्रोन्स बाय एंड लार्ज डिटेक्ट हो सकते हैं और शॉट डाउन भी किए जा सकते हैं। मतलब एक नॉर्मली आप एयर डिफेंस से या फिर एक सैनिक भी अगर सही और स्नाइपर भी अगर सही निशाना लगा ले तो ड्रोन नीचे गिरा सकता है। लेकिन हेरॉन इन सब में बेहतर इसलिए क्योंकि ये इसका डिटेक्शन और स्टेल्थ इसका काफी अच्छा है। डिटेक्शन बहुत कम होता है, लेकिन बाकी भी हम शॉर्ट रेंज के लिए इस्तेमाल करते हैं। हालांकि अभी तक एलएसी पर कोई घटना नहीं हुई, ना हमने उनके ड्रोन गिराए ना उन्होंने हमारे ड्रोन गिराए हैं। लेकिन कल जो कुछ हुआ है ये कई दशकों का रिकॉर्ड टूट गया है, गोली चल गई है क्योंकि 45 साल का रिकॉर्ड टूटा है। अक्टूबर 1975 में इससे पहले गोली चली थी जब एम्बुश लगा करके मेरे ख्याल से जहां तक मुझे समझ में आता है कि 1975 के अरुणाचल प्रदेश के तुलुंगला इलाके में जब एम्बुश लगा करके हमला किया गया था। अब मैं आ रहा हूं फर्स्ट लेयर पर और ये कहा जा रहा है कि 29-30 अगस्त को हमने अगर करारा जवाब दिया और घुस करके अगर हमने मारा है तो हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली थी ये फर्स्ट लेयर से बड़ी इंपॉर्टेंट और बहुत ही कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन मिली थी। ये दक्ष के बारे में ये कहा जाता है कि थर्मल इमेजरी टेक्निक जो होती है ये बहुत ज्यादा कारगर होती है। कैसे? ये प्राइमरीली आप एक तरह से नाइट विजन, जस्ट फॉर कॉमन मैन अंडरस्टैंडिंग, एक तरह से नाइट विजन टाइप डिवाइस है और आपको ये बेहतर रेंज में अपीयरेंस दे देता है कि कौन कहाँ पर मूवमेंट हो रही है। साथ ही साथ अगर देखिए ऐसे में अगर आपको नीली आंखों से नहीं दिखाई दे, ये वो इलाके हैं जहां पर अगर आपने इस इलाकों में घुल मिलने वाला कपड़ा आपने यूनिफॉर्म पहन लिया है या फिर जो स्नाइपर जिस तरह से अपने आपको कैमोफ्लेज कर लेते हैं, अगर उस तरह से किसी तरह से कैमोफ्लेज कर लिया गया तो फिर एक सैनिक को नीली आंखों से नहीं दिखाई देगा। ऐसे में थर्मल और बाकी सेंसर्स और इस तरह के इक्विपमेंट काम आते हैं कि आपको पता चल जाएगा और आपको ये भी पता चल जाएगा कि वहां पर कोई है, कुछ है और कितना है और कितने हैं। ये आशीष सिंह ये बताना चाहते हैं कि हिंद की आग जो है पूरी तरह से एक्टिवेट हो गई और आशीष सिंह यही बताना और दिखाना चाहते हैं आपको कि एक्टिवेशन 3 लेयर में क्या है। अगला चेंज ओवर करें, बहुत जल्दी में अगला चेंज ओवर करें। अगले चेंज ओवर में हम आपको यह भी बताना और दिखाना चाहेंगे कि हिंद की आंख के अलावा चालबाज चीन ने कितनी बार चाल चली है। चालबाज चीन ने कितनी बार चाल चली है एलएसी के इस पार और उस पार। चालबाज चीन ने कितनी बार चीन के ऑप्टिकल फाइबर के नाम पर चाल चली है और ऑप्टिकल फाइबर का जो जाल बिछाया गया है ये किस तरीके से उस जगह से होकर के जाता है जो पूर्वी लद्दाख से लेकर के आपको दौलत बेग ओल्डी तक जोड़ता है। उस इलाके में अगर चीन ने फाइबर ऑप्टिक्स का जाल बिछाया है तो क्या इंफॉर्मेशन सोर्स और रिसोर्सेस के मामले में चीन ये चाह रहा है कि बहुत ज्यादा आगे निकल जाए और तभी जाकर के एलएसी पर प्रेशर बना सकेंगे। देखिए ऑप्टिकल फाइबर डिजिटल अगर डोमेन में देखें तो आप ये मानिए कि आपने रोड बना दिया। अगर रोड बना लिया तो आप बहुत जल्दी से यहाँ पर पहुंच सकते हैं। ऑप्टिकल फाइबर से आपने एरियाज को कनेक्ट करने का मतलब होता है कि आप मान लीजिए यहाँ पर बैठे हैं लेकिन आपका बीजिंग रियल टाइम कनेक्ट होगा। आपका जो वेस्टर्न थिएटर कमांडर है वो रियल टाइम कनेक्ट होगा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाली बात होती है और विशेष तौर पर आज के जो हाइब्रिड वॉरफेयर वाला जमाना है जहाँ पर साइबर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इंटरनेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऐसे में ऑप्टिकल फाइबर का आगे तक बिछाने का मतलब है, एक लाइन में अगर बता सकूं, कि लॉन्ग टर्म की तैयारी चीन ने की है। यानी कि पेंगोंग से लेकर के आगे तक इसने, पेंगोंग और हॉट स्प्रिंग से आगे तक इसने बिछा दिया है ऑप्टिकल फाइबर। गोगरा हॉट स्प्रिंग से जब आप आगे की तरफ जाते हैं और पावर लाइन भी इसके अलावा बिछाई गई है। खुरनाथ तक कहा जाता है, रुचोक से लेकर के खुरनाथ तक इसने पावर लाइन भी बिछा करके रखी हुई है। करेक्ट। मैं आपको बता दूं एक बहुत ही संक्षेप में राशिद, की ये कोई भी सिविलियन इलाका है नहीं। तो ये प्योर मिलिट्री पर्पज है, प्योर
मिलिट्री पर्पस के लिए ही इस तरह के चीजों का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर इस लोकेशन पर अगर किया गया है, जनरली इंडिया डुअल यूजेज वाली चीजें करते हैं बॉर्डर एरिया में, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, सिविलियन पर्पस, चाहे वो रोड हो या ऑप्टिकल फाइबर, अंडमान निकोबार हो या LAC। अब आशीष इंडिकेट क्या करना चाह रहे हैं, मेन स्टूडियो चलते हैं, आशीष आ जाइए। अब आशीष इंडिकेट क्या करना चाहते हैं कि डिजिटल वॉरफेयर में बहुत ज्यादा आगे निकलने की कोशिश हो रही है और अभी डिजिटल वॉरफेयर भी वर्सेस में चला है, यानी चाइना वर्सेस इंडिया डिजिटल वॉरफेयर। ग्रुप कैप्टन वीएन झा, जिस डिजिटल वॉरफेयर के बारे में आशीष जिक्र कर रहे थे, वहां भारत कहां खड़ा है और चीन कहां पर है? मैं जानता हूं इसमें थोड़े से गैप हैं, जहां पे लाइन कम्युनिकेशन के जैसे बता रहे थे कि वो ऑप्टिकल फाइबर चली गई वहां तक, तो रियल टाइम मॉनिटरिंग वहां की हो सकती है। अब इंडिया के पास में भी कुछ ऐसी चीजें जरूर होगी जो हमको, ऑफकोर्स मैं आपको टीवी पे बात नहीं करूंगा, लेकिन इंडिया के पास भी ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जिसमें कि ऑलमोस्ट रियल टाइम इंफॉर्मेशन हमारे वॉर रूम तक चली जाती है, जहाँ पे भी वॉर रूम है, जहाँ पे कमांडर बैठे हुए हैं कि एक्चुअली सीमा का आंकलन कर रहे हैं, ये हमारे पास भी है। लेकिन जो 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 दायरा है वो अलग अलग है, अलग तरीके से होता है। तो ऑप्टिकल फाइबर जहाँ गई हुई है, इसका एज सच कोई मतलब नहीं है कल को एक आदमी आके ऑप्टिकल फाइबर को काट दे, उसकी सारी कम्युनिकेशन खत्म हो जाएगी। लेकिन जो जो एक्चुअल जो पोजीशन है, चीन आखिर करने क्या जा रहा है, क्या कोशिश कर रहा है, वो ऑप्टिकल फाइबर से उसके सारे कम्युनिकेशन लाइन जो है वहाँ पे एक्टिव होंगे। कम्युनिकेशन लाइन्स के बहुत सारे तरीके हैं और वो कहीं पे और भी तरीके से हो सकते हैं। तो ये आपको चीन की जो मानसिकता है उसको समझनी पड़ेगी। वो काफी लॉन्ग टाइम प्लानिंग के लिए रखा हुआ है। वो जानता है कि इंडियन फोर्सेज जो है वो इस तरफ में नहीं आएंगी कि आपका जो ऑप्टिकल लाइन है उसको डेंजर हो या उसको कोई खतरा पड़े। तो अभी आप सारी चीजें एक परिप्रेक्ष्य में देखिए, और 30 सेकंड में आप कर लूंगा। आप सारी चीजें को इस परिप्रेक्ष्य में देखिए कि कल की फायरिंग चीन हम पे ब्लेम कर रहा है, जबकि हमें कोई तरीका ही नहीं है, हमारे कोई मतलब ही नहीं है कि हम फायर करें जब तक कि वो हमारे पास। चीन इस तरह का प्रोपेगेंडा करने की कोशिश करता है, ग्लोबल टाइम्स की तरफ से इस तरह का प्रोपेगेंडा होता है, लेकिन भारत करारा जवाब देना जानता है। भारत घर में घुस करके मारना जानता है। भारत डिजिटल वॉरफेयर में आगे निकलना जानता है। भारत पावर लाइन में, ऑप्टिकल फाइबर लाइन में आगे निकलना जानता है। भारत पेंगोंग से लेकर के दिप्सांग, दिप्सांग से लेकर के दौलत बेग ओल्डी तक अपने आप की मजबूती दर्ज करा चुका है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एडिटर स्ट्रेटेजिक अफेयर आशीष सिंह मेरे साथ थे, मेजर जनरल SP सिन्हा, कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान, ग्रुप कैप्टन वीएन झा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम बातचीत के लिए। क्लोजिंग कमेंट आप दे सकते हैं आशीष। अब ये एक नया अध्याय शुरू हो गया है और जिस तरह से लगातार टेंशन बना हुआ है, आप लगातार पूछ रहे हैं राशिद कि क्या अगले कुछ घंटों में या दिनों में कुछ बड़ा हो सकता है। जी हाँ, इट्स जस्ट द मैटर ऑफ टाइम। एक रॉन्ग ट्रिगर, एक रॉन्ग कर्नल, एक रॉन्ग सोल्जर, चाहे वो इंडिया में हो या चाइना की तरफ में, और वी आर फेसिंग अ मेजर कॉन्फ्लिक्ट। यानी आशीष ये कहना चाहते हैं कि युद्ध की आहट है। एक